बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को क्या डायरेक्ट पैगाम दिया, और ये पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ के नाम था। इसका मुकम्मल जायजा रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, जो दूसरी खबर है वो एक जज के मुतल्लिक है जो डट गया। पाकिस्तान के चार इदारे एक तरफ हैं और जज एक तरफ है, और आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या पैगाम गया, इसका भी हाल अहवाल जो है आज की इस नशिस्त में शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, राना सनाउल्लाह ने ये जो डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया इसहाक डार को, इसके पीछे वजह क्या थी, और हुकूमत किस तरह से ऑफर कर रही है इमरान खान को हुकूमत बनाने की, इसका भी हाल अहवाल जो है वो रखेंगे। और फिर पीटीआई के अंदर से इस्तीफों की एक बाज़गश जो है वो सुनाई दे रही है। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा फैसला होगा, या फिर गलती दोबारा जो है वो पीटीआई दोहराने जा रही है, इसका भी जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम है, पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर जो मुज़ाकरात की बात जो है वो बार बार की जा रही थी। मुज़ाकरात होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे और कौन करेगा, इसका जवाब इमरान खान ने पहली मर्तबा जो है वो दे दिया है। राय साहब, खान साहब की मुलाकात हुई है सहाफ़ियों से, और वह चाहे वो शेर अफजल मरवत का मामला हो, चेयरमैन पैक, या फिर ये जो इस्लामाबाद पर कब्जा करने की बात है, ये तमाम सवालात रखे गए। आज की इस मुलाकात में जो खान साहब ने सहाफ़ियों से की है, जो गुफ्तगू की है, इसमें खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मुझे टेलीविजन पर नहीं दिखाया जाता और मेरी आवाज़ को दबाया जाता है। मीडिया से 10 मिनट की इजाज़त मुझे दी गई और वो भी हक मुझसे छीन लिया गया, और ये कहा गया कि जहां पर आप सियासी गुफ्तगू जो है वो नहीं कर सकते। राय साहब, आपको याद होगा कि ये वो कानून था आमिर का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया गया, जो आज इमरान खान के खिलाफ जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले को लेकर शेर अफजल मरवत साहब पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, एक दरखास्त पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से ये सवाल किया है इमरान खान ने जेल से बैठकर कि हमारे मुकदमात को आप सुनते क्यों नहीं हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात, यानी पेंडेंसी आपको अगर नजर आएगी तो वो तहरीक इंसाफ के मुकदमात की है, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात जो ज़ेर इल्तवा है वो जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से एक वाइब आई। और एक राय साहब, जो सफ़ेद इमारत है, इस सफ़ेद इमारत के स्याह फैसले हैं जो पाकिस्तान की तारीख में स्याह हरूफ पे लिखे जाएंगे। खान साहब से यह भी सवाल किया गया कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उनका चेयरमैन बनाने के हवाले से क्या आपने नाम फाइनल कर दिया? तो इस पर खान साहब ने कहा कि अभी हम मुशावरत कर रहे हैं। और राय साहब, एक जमहूरी एक तर्ज अमल होता है, मुशावरत का मामला हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजर आया। और फिर दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद पर कब्जा करने का मामला था, ये भी सवाल उनसे पूछा गया कि अली अमीन गंडापुर ने ये कहा कि जनाब हम इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। तो खान साहब ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो सिर्फ तस्वीरें उतराने के लिए आपने जाना था, तो फिर ऐसी मुलाकात का कोई फायदा नहीं है जिसका कोई नतीजा ना निकले। और पीटीआई की सियासत को और पीटीआई का जो हक है, केपी का जो हक है, अवाम को महरूम किया जा रहा है, और वफाक ये केपी के खिलाफ एक साजिश कर रहा है। लिहाजा इस्लामाबाद पर कब्जे के बयान की मैं तायद करता हूं। राय साहब, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि 3 लोगों के नाम इमरान खान ने दे दिए हैं, और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए डायरेक्ट ऑफर इसे कहें, पैगाम कहें, या आर्मी चीफ के लिए एक पैगाम कहें जो इमरान खान ने दिया कि 3 लोग जो हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जब भी बात होगी, मुज़ाकरात होंगे, यानी अवेलेबल है मुज़ाकरात करने के लिए, जिनमें शिबली फराज हैं, उमर अयूब हैं, और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर। बाकी किसी को हीरो बनने की इजाजत नहीं होगी, ये एक पैगाम इमरान खान की तरफ से जो है वो दे दिया गया है। राय साहब, कैसे देखते हैं मुज़ाकरात के इस बाकायदा जो इनिशिएट किया गया है खान साहब की तरफ से कि मुज़ाकरात होंगे, जब भी होंगे, जो लोग करेंगे, ये 3 लोगों के नाम जो है इमरान खान साहब की तरफ से दे दिए गए हैं। राय साहब, देखें हाशमी साहब, इस खबर के अंदर एक बड़ी दिलचस्प खबर छुपी है।
ये खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे अहम नुक्ता ये है कि इस वक्त मुज़ाकरात करना और बातचीत करना किसकी मजबूरी है। इस वक्त कौन सा फरीक ऐसा है जो कि दबाव में है, जो कि तनकीद की जद में है, जिसके साथ अवाम नहीं खड़े, और वो कौन सा फरीक है जिसके साथ 87% अवाम खड़े हैं, जिसको 8 फरवरी के इलेक्शन में 87% वोट पड़ गया, इसके बावजूद कि उससे इंतखाबी निशान छीन लिया गया था, जिसकी पूरी क़यादत जिसकी पूरी क़यादत जेल में डाल दी गई, और ये तासुर बनाया गया कि इस वक्त जो कुछ पीटीआई के खिलाफ एक्शन हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। उसके बावजूद इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे कौन है? इमरान खान साहब। और वो इसलिए कि केपी में हुकूमत बदतरीन हालात में उन्होंने बना ली। 87% अवाम उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कौमी असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी बन गए बदतरीन धांधली के बावजूद। पंजाब असम्बली में असल में 230 नशिस्तें हासिल कर ली। तो इसका मतलब यह है कि आपको पूरे पाकिस्तान में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलता, जो कि इमरान खान साहब पर तनकीद करता हो या इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बात करता हो। दूसरी जानिब आप ये देख लें कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, तो इमरान खान साहब के मुखालिफ काम करने वाले जितने किरदार हैं, जितने इदारे हैं, जितनी कुव्वतें हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जस्टिस फायज ईसा, इसी तरह मरियम नवाज, शरीफ खानदान, पीडीएम, पीपल्स पार्टी, इनको कितनी बेरहम किस्म की तनकीद का सामना है। तो सबसे पहले तो ये डिटरमिन कर लें कि इस वक्त प्रेशर में कौन है। क्या तहरीक इंसाफ प्रेशर में है या एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर में है? क्योंकि शरीफ खानदान ने तो फायदा उठा लिया, तनकीद का सारा रुख एस्टैब्लिशमेंट की जानिब मुड़ गया। यहां तक कि कहने वाले ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के रैंक्स के अंदर भी ये एहसास है कि हम पर बड़ी तनकीद होती है, यानी इस बात का एहसास है। कारोबारी बरादरी ये कह रही है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, सबसे बड़े लीडर हैं, उनको रिहा किए बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त मुज़ाकरात करना इमरान खान साहब की या पीटीआई की मजबूरी नहीं है। इस वक्त मुज़ाकरात करना ये जो कठपुतली हुकूमत है, जिसको कुल मिलाकर असल में लेवल प्लेइंग फील्ड का फार्मूला अप्लाई किया जाए तो कुल मिलाकर नून लीग को 2 नशिस्तें मिली हैं पूरे पाकिस्तान से कौमी असम्बली की, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का फार्मूला अप्लाई कर दिया जाए। इनको पता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट की छत्तर छाया है ये इनको कब तक फराम रहेगी। अब तो ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ छोटे छोटे एडवेंचर भी करना शुरू हो गए हैं। इनको पता है कि कोई एक वाकया, कोई एक सियासी हादसा एस्टैब्लिशमेंट की हमायत को इनसे दूर कर सकता है। और इस पूरी सूरत-ए-हाल में ना सिर्फ ये कि ये जो इनके सारे धांधली से जीते हुए लोग हैं, इनकी नायलियां शुरू हो जाएंगी या ये सीटें वापस जाएंगी, बल्कि आइंदा ये 2 नशिस्तें भी नहीं जीत सकेंगे। तो एक तो इनकी मजबूरी ये है, यानी ये शरीफ खानदान की, कि इमरान खान साहब के मज़ामती बयानिए को किसी भी सूरत कमजोर किया जाए और अपने ऊपर एक लबादा उड़ा जाए। अच्छा, हम एक मज़ामती एक सवाल मेरा ले लें और एक मैं खबर भी शेयर कर दूं। राज साहब, इस ऑफर के अंदर जो कमेटी 3 नाम उन्होंने खान साहब ने दिए ना, ये इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात वो कर रहे हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत कबूल नहीं है, टर्म्स और रेफरेंसेस बड़े क्लियर हैं। लेकिन दूसरी चीज ये हुई है कि दोबारा नून लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की ऑफर कर दी है। और राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है? राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर पीटीआई के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, वो सिर्फ इतना कह दे कि हमसे राब्ता करें, हम उनके पास चले जाएंगे। और उन्होंने एक इंकशाफ ये भी किया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि सियासतदान इकट्ठे होकर मुल्क को संभालें। हम इस वक्त भी बातचीत के लिए तैयार थे जब पीटीआई हमें जेलों में डाल रही थी। सियासतदान पहले भी और आज भी मामले को किसी समत लगने नहीं दे रहे। जब तक हम मिलकर नहीं बैठेंगे ये मसाइल जूं के तू रहेंगे। राय साहब, क्या लगता है कंधा होगा पीटीआई का, ये इसे इस्तेमाल किया जाएगा और जितनी मारें, जितना जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और कर रही है, ये सारा का सारा फल जो है वो नून लीग इसको इकट्ठा करना चाहती है। जो सम्राट हैं
असल जमहूरियत के, वो कोई और ले उड़ेगा। चूंकि इन्हें नजर आ गया है कि अब हमारे पास, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो गया। हम अवाम की अदालत में जाएंगे, कैसे जाएंगे? 11 मई को राय साहब पंजाब में मुस्लिम लीग नून का जनरल हाउस इजलास हो रहा है और नवाज शरीफ दोबारा से सदर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और इन हालात के अंदर नवाज शरीफ साहब के हवाले से यह कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि पार्टी को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया जाए। इस कारकर्दगी से और इस सपोर्ट से जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी, मेरा ख्याल है कि अवाम इन सियासतदानों से ज्यादा अब सियासत को समझती है और वो जानती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये नून लीग वाला जो फैक्टर है, ऐसा मैं चाहूंगा इसे जरा एक्सप्लेन करें। और ये जो ऑफर करवाई गई है इधर से नून लीग की तरफ से, लेकिन खान साहब ने किसी सियासी जमात से बात करने के हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। राना सनाउल्लाह ने जो बात की है, मैं सियासी इस्तारे में कह रहा हूं, सियासी इस्तारे में इसको कहते हैं सियासी बकवास। राना सनाउल्लाह सियासी इस्तारे में उनकी ये बात सियासी बकवास इसलिए है कि अब जो वो कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं मुल्क को आगे ले जाने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब, जब पीटीआई का लॉन्ग मार्च था इस्लामाबाद में, उस वक्त जो आपने पीटीआई की खवातीन और पीटीआई के बच्चों पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा जबर किया, उस वक्त आपको पीटीआई के साथ बैठने की याद नहीं आई। मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूं, मैं उस वक्त रेड जोन में मौजूद था। इतनी बदतरीन शेलिंग जो है, जो रेड जोन में पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर की गई थी और मुकम्मल तौर पर पुरअमन एहतजाज था, राना सनाउल्लाह ने जिस किस्म की शेलिंग करवाई, इसकी कोई मिसाल मैंने अपने 24 साल के करियर में नहीं देखी। बहुत सी ऐसी जगहों पे रिपोर्टिंग की है जहां पे इस किस्म की सूरत पैदा हुई, जंग ज़्यादा इलाकों में भी की है, ऐसी जगहों पे भी की कि जहां पे धमाके होते हैं, जहां पे शेलिंग होती है, लेकिन इतनी शेलिंग मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखी। तो राना सनाउल्लाह को एहसास नहीं था। एक्सपायर शेल फेंके ताकि लोगों की जान चली जाए। कितने लोग, बच्चों की वहां से वीडियोस वायरल हुई। तो इनको उस वक्त नहीं ख्याल आया कि हमें पीटीआई के साथ बैठना है। पीटीआई सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, पीटीआई के जो रहनुमा है ये सियासतदान है, तो इनको हमें लेके चलना है। जब इलेक्शन से पहले पीटीआई की पूरी क़यादत को जेल में डाल दिया गया था, उस वक्त कोई एक स्टेटमेंट इस राना सनाउल्लाह से, शहबाज शरीफ से या नून लीग के किसी लीडर से, या ये जो नाम नेहाद इरफान सिद्दीकी साहब है जो कि इनकी तकरीरें लिखते थे नवाज शरीफ की, जिनको इसकी आप ये कह लें कि उसके बाद इनको सेनेटर भी बनाया गया, इससे पहले ये मावने खुसूसी बन गए थे, अपना कलम जो इन्होंने मुख्तस कर दिया था नवाज शरीफ के लिए। तो मुझे बताएं कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कभी इससे पहले कहा था कि पीटीआई के साथ बैठें या पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार ना करें? पीटीआई को जब कॉर्नर मीटिंग तक नहीं करने दी जा रही थी, तो राना सनाउल्लाह ने कभी इस किस्म का स्टेटमेंट दिया था? जब पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया, क्या उस वक्त किसी भी नून लीग के रहनुमा की जानिब से इस किस्म का स्टेटमेंट आया? अब यहां पे एक ऐसा मुहावरा है जो कि गलियों में बोला जाता है, हमारी प्रोग्राम ये फैमिलीज देखती हैं तो मैं वो दोहरा नहीं सकता। अब चूंकि इनको ये पता चल गया है कि हम निशाने इबरत बन गए हैं, अवाम की वजह से अवाम ने वोट इमरान खान साहब को दे दिया है, हमारी सियासत को ताबूत में दफन कर दिया है। अब इनको पता चल गया है कि हमारा जो सियासी करियर है मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब ने तबाह बर्बाद कर दिया है। तो अब इनको पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की याद आ गई। 6 हफ्ते पहले तक ये कहते थे कि पीटीआई रियासत दुश्मन है, रियासत दुश्मन के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। 6 हफ्ते तक पहले ये कहते थे कि इमरान खान साहब को सजाए मौत होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने 9 मई के वाक़े के मास्टरमाइंड के तौर पर रियासत को नुकसान पहुंचाया, और अब ये भीगी बिल्ली बनकर इमरान खान साहब के कदमों में गिरे हैं, भीख मांग रहे हैं उनसे मुज़ाकरात की कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, क्योंकि इनको पता है कि हमारा सबसे बड़ा लीडर नवाज शरीफ अगर इबरत का निशान बन गया तो ये किस खेत की मूली है। हाँ, एक एडिशन इसमें कर दूं। इरफान सिद्दीकी साहब का आज का बयान है और वो ये कहते हैं कि ये पीटीआई ना मुज़ाकरात नहीं बल्कि मुकदमात ख़त्म कराने के लिए सब कुछ कर रही है। इस माहौल में तो मुज़ाकरात इनसे तो नहीं हो सकते। फिर मेरे लिए और हमारे सुनने वालों के लिए जो सबसे अहम इस वक्त चीज़ है ना राय साहब, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल खामोश है और नून लीग जो गेम खेल रही है वो आपने कहा ना कि छोटे छोटे हमले शुरू कर दिए हैं और एक तरह से ये पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दिया जा रहा है। क्योंकि राय साहब ये जो लड़ाई थी ना
9 मई से पहले की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है और दूसरी तरफ आपके खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसके बाद हमने जो कुछ इस मुल्क के अंदर देखा, ये बाकी सियासी जमातें तो बेनिफिशरीज थी और उन्होंने फायदा लिए। कोई फॉर्म 47 का बेनिफिशरी है, कोई किसी के साथ उठता बैठता है, उस उठने बैठने का बेनिफिशरी है, कोई किसी का दोस्त है, उस दोस्ती का बेनिफिशरी है, कोई सेनेटर बन जाता है, किसी को वजारत मिल जाती है। जैसा ये जो नवारुल्लाह काकड़ साहब के बारे में चेयरमैन सेनेट तक की हमने बातें सुनी, फिर हमने उन्हें इस हुकूमत में एडजस्ट करने की बातें सुनी और अब उनको वजीर खारजा बनाने की बात भी जो है वो की जा रही है। ये सब बेनिफिशरीज हैं जो इस निज़ाम के अंदर आपको हर जगह पे हर लेवल पर नजर आएंगे। लेकिन ऐसा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कोई वाइब नहीं मिल रही, कोई पैगाम नहीं मिल रहा और वो खामोशी है। लेकिन नून लीग इसको इस्तेमाल कर रही है कि और इस्टेब्लिशमेंट पे मुझे लगता है ये कि एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और नवाज शरीफ एक बयानी की तलाश में, कभी वो जनरल परवेज मुशर्रफ की तलाश उन्हें होती है और उस तरह के जनरल की तलाश होती है जो उन्हें एनआरओ दे, और कभी उन्हें बयानिए की, और फिर अब दोबारा से इस बयानिए की तलाश में वो निकल खड़े हुए हैं और चाइना से शायद वो बयानिया को इंपोर्ट करके ले आए। देखें हाशमी साहब, इस्टेब्लिशमेंट कोई आईएसपीआर के जरिए कोई प्रेस रिलीज तो जारी नहीं कर सकती कि इमरान खान साहब आए और हमारे साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी सूट क्या करता है कि ये मुज़ाकरात शुरू हों। अगर ये मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे तो पीटीआई की पॉपुलैरिटी की वजह से और पीटीआई को साइड लाइन करने की कोशिशों की वजह से इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद तो होती है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। खुद राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि चूंकि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मजामती बयानियां अपनाया इसलिए इमरान खान साहब मकबूल हो गए। वो खुद ये कह रहे हैं, यानी ये गवाही दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जब मजामती बयानियां बनाया इमरान खान साहब ने तो वो मकबूल हो गए, हमने मफामती बयानियां बनाया तो हम गैर मकबूल हो गए। एक चीज तो वो कंफर्म कर रहे हैं खुद के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस वक्त तनकीद हो रही है। अब इस पूरी सूरत हाल में नून लीग जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन जितवाया वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हेड ऑन होने की कोशिश इसलिए कर रही है, ये एक ड्रामा जो कर रहे हैं ताकि एक तो इस्टेब्लिशमेंट से मजीद मराहत हासिल कर लें, इस्टेब्लिशमेंट से मजीद फेवर्स हासिल कर लें। जैसे इसहाक डार, उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जबरदस्ती बनवा दिया गया। उसके बाद नवाज शरीफ को नून लीग का पार्टी का सदर, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई ज्यादा पसंदीदा चीज नहीं है, नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बनवाया जाए। और अब आप देखेंगे कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जब बनाया गया है इसहाक डार को, तो इसके ऊपर अगर अगले 4, 6, 10 दिन के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का कोई रद्द-ए-अमल ना आया, तो आप देखेंगे, मैंने खुर्शीद शाह का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि ये नवाज शरीफ जो हैं ये मुश्किल वक्त में लोगों के पैर पकड़ लेते हैं और जब इनका ऊपर मुश्किल वक्त गुजर जाए तो ये लोगों की गर्दन गिरबान पकड़ लेते हैं। तो अगर इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का रद्द-ए-अमल ना आया तो ये एक और स्टेप आगे बढ़ के इस्टेब्लिशमेंट पर वार करेंगे। ये मुमकिन तौर पर कोई इस तरह का मूव भी बना लें कि अच्छा, शहबाज शरीफ के 1 साल के बाद नवाज शरीफ को हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, क्योंकि एक जाली नशिस्त तो नवाज शरीफ को दी हुई है ना। तो इसलिए एक तरफ तो ये इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि देखें पीटीआई की वजह से भी आपको तनकीद का सामना है, अब हम भी आपके ऊपर तनकीद करेंगे तो आपके लिए कोई एग्जिट नहीं रहेगा, कोई सेफ पैसेज नहीं रहेगा, कोई सेफ एग्जिट नहीं रहेगा। तो ये असल में इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब इतनी बड़ी गेम कर रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को सूट क्या करता है, उनको क्या सूट करता है कि वो एक ऐसी न्यूट्रल गैर जानिबदाराना पॉलिसी अपना लें जिसके नतीजे में एक तो जो तनकीद है वो सिर्फ शरीफ खानदान पर हो, न्यूट्रल्स के ऊपर यानी इस्टेब्लिशमेंट पर, फौजी क़यादत पर तनकीद ना हो, और दूसरा ये कि ये तासुर ना बने कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और 87% अवाम एक तरफ खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट दूसरी जानिब खड़ी है। सिर्फ इतना करना है इस्टेब्लिशमेंट ने, अब जो इलेक्शन में हो गया सो हो गया, अभी वो गैर जानिबदार हो जाएं। जैसे इमरान खान साहब के जो केसेस में इमरान खान साहब के मुखालिफ जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके लिए एक एक सेकंड गुजारना मुश्किल हो रहा है कि इमरान खान साहब के इन केसेस को बरकरार कैसे रखा जाए। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के इन केसेस को आगे इल्तवा में डालने के लिए अपना असर व रसूख ना इस्तेमाल करे मेरिट के ऊपर, जो कि पहली मेरिट का कत्लेआम हो चुका है, लेकिन अब जो भी मेरिट पर फैसले आने वो फैसले आने दे
तो आप देखेंगे कि ये जो शरीफ खानदान ये जो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, ये सारा प्रेशर भी खत्म हो जाएगा। अवाम की जो तनकीद है ये भी बहुत हद तक खत्म हो जाएगी, और फिर एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना ले कि जब भी इलेक्शन होना है 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो किस तरीके से उसको शफाफ बनाया जाएगा। और जो पीटीआई की क्यादत इस वक्त अंदर है, जो रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है, इनको सीबीएम्स के जरिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के जरिए इनको रिहा किया जाए। तो यही आगे वे आउट है मुल्क को आगे ले जाने के लिए। इसी मामले पर इमरान खान साहब बात करने के लिए तैयार हैं कि हमारे कारकुनों को रिहा करें, बुशरा बीबी साहिबा को, और फिर इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अच्छा राय साहब, क्विकली ये जो 2 खबरें ये हम एक शेयर कर दें। एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक और भी बयान ये दिया है कि डिप्टी जो वज़ीर आज़म बनाया है इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनाने के बाद जो बदमज़गी पैदा हुई, इस बदमज़गी को ख़त्म करने के लिए और मेरी वजारत का फ़ैसला जो है वो नवाज शरीफ करेंगे, और अब सारे फैसले नवाज शरीफ करेंगे। यानी उन्होंने बता दिया है कि अब जो भी होगा, जिससे भी बात करनी है नवाज शरीफ से, यानी एक पैगाम इस राना सनाउल्लाह जैसे लोगों के जरिए जो है नवाज शरीफ साहब जो है इसे फ्लोट कर रहे हैं। राज साहब, दूसरी तरफ जो फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर क्या कहा कि सियासतदान कब तक इस्टेब्लिशमेंट के बनाए नताइज पर समझौते करेंगे। फजलुर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मशवरा दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लार्जर ग्रुप है तो हुकूमत इसे दे दें। पीटीआई को जलसा करने का हक देने की हमायत करता हूं। जलसा करना पीटीआई का आईनी हक है। असद कैसर का मुतालबा दुरुस्त है। एक तरह से जो हमायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये वो कर रहे थे फजलुर रहमान, तो बाकायदा डेस्क बजाकर फजलुर रहमान की तायद और उन्हें बाकायदा जो है सराहा गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मसला यहां तक महदूद नहीं कि हम जलसा कर सकते हैं या नहीं, इस बात पर संजीदगी से गौर किया जाए कि मुल्क आज कहां खड़ा है। हमने ये मुल्क बड़े सगीर के मुसलमानों की तायद और कुर्बानियों से हासिल किया। मुल्क के कायम होने में ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। ये अवामी पार्लियामेंट है, एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्लियामेंट है। इस मुल्क में महलाती साजिशों पर हुकूमतें बनती और टूटती हैं। जमहूरियत इसलिए कमजोर है कि हमने हर मरहले पर समझौता किया, इसे बचाया गया, अपने हाथों से अपने आका बनाए गए। सोचना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हमें जो खुद नताइज बनाकर दे, इस पर हम कब तक समझौते करते रहेंगे। हम यहां पर एक कानून पास जो है वो नहीं कर सकते। फिर उन्होंने लाहौर के नताइज पर भी कहा कि जो कुछ लाहौर में हुआ, क्या आप इससे मुतमईन हैं। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि गैर सियासतदान कब तक एस्टेब्लिशमेंट के बनाए गए नताइज पर समझौते करेंगे, कब तक उनके दरवाजों पर बैठकर भीख मांगते रहेंगे। फैसले दीवार के पीछे बैठी कुव्वतें करें तो मुंह सियासतदानों का काला होता है। राय साहब, इंतहाई अहम फजलुर रहमान साहब के नाम रखे जाते हैं तहरीक इंसाफ जलसों के अंदर, लेकिन अब पार्लियामेंट में डेस्क बजाकर इनके बयानात का खैर मकदम जो है वो किया जा रहा है। मैं चाहूंगा आप इस पर भी कमेंट करें। और आगे बढ़ने से पहले आप कैसे देखते हैं राय साहब ये फजलुर रहमान का जो एंट्री हुई है, और हमें तो अब इनकी सड़क पर भी एंट्री नजर आ रही है, हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं। एक जज ताकतवरों के सामने डट गया, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन फजलुर रहमान ने जो तकरीर की है, जिनको हमेशा हारे हुए लश्कर का कमांडर कहा गया, इसके पीछे भी कुछ वजूहात तलाश करनी होंगी। क्योंकि ये फजलुर रहमान है जो कि इलेक्शन से पहले ये कह रहे थे कि पीटीआई को सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि पीटीआई को कलअदम कर देना चाहिए, इमरान खान साहब को नाअहल कर देना चाहिए, और पीटीआई इलेक्शन में ना जा सके किसी भी सूरत। क्योंकि उस वक्त ये घाघ सियासतदान है, ज़मीनी हकाइक पर नज़र रखते हैं। इनको पता था कि इतने जबर के बावजूद, इनको पता था कि पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला छीनने के बावजूद पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये बहुत बड़ी तादाद में कामयाब हो जाएंगे। इनकी नज़र थी केपी की चीफ मिनिस्टरशिप पर, और ये चाहते थे कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में ना आए। उसके बाद इनका ये भी ख्याल था कि ना सिर्फ ये कि मुझे या तो केपी की चीफ मिनिस्टरशिप यानी मेरी पार्टी के किसी लीडर को मिले, और उसके बाद सदारत के ऊपर भी मैं बराजमान हो जाऊं। तो इसलिए ये पीटीआई को बैन करने की, कलअदम करने के लिए एक नहीं 10 इन्होंने तकरीरें की। लेकिन अब जो कदमों में गिरे हैं ये इमरान खान साहब के, अब जो कह रहे हैं कि पीटीआई को मैंडेट मिला है तो पीटीआई को हुकूमत देनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि फजलुर रहमान कोई 4 हफ्तों में कोई असूली सियासतदान बन गया।
जो फजलुर रहमान पिछले 30 साल में असूली सियासतदान नहीं बन सके, तो क्या हमारे व्यूअर या आप ये कह सकते हैं कि ये पिछले 2 हफ्तों में असूली सियासतदान बन गए हैं? ये अब सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि इनको पता है, जैसे महमूद खान अचकजई साहब जो कि हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे, और उनको भी ये पता है कि तहरीक इंसाफ की ऐसी वेव आई है कि तहरीक इंसाफ के साथ आप खड़े हो जाएंगे तो आपकी खोई हुई मकबूलियत वापस आ जाएगी। फजलुर रहमान के इसी स्टेटमेंट को अप्रिशिएट किया जा रहा है, मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर भी। फजलुर रहमान को यह पता है कि अगर इस वक्त, यानी अगर पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों ने, जिनके पास इंतखाबी निशान नहीं थे, उन्होंने मुझे केपी से उखाड़ के फेंक दिया, मेरी सियासी कब्र खोद दी केपी के अंदर, तो अगर मैं अब भी उनके खिलाफ लगा रहूंगा और इस साम्राज्य निज़ाम का हिस्सा बन जाऊंगा तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा अगले इलेक्शन में भी। तो इसलिए वो भी अमलन अल्लाह अलग हैं। इमरान खान साहब के मुखालिफ जितने किरदार थे, जिनमें महमूद खान अचकजई साहब भी शामिल हैं, जिनमें फजलुर रहमान शामिल हैं, जिनके अंदर राना सनाउल्लाह शामिल हैं, इसी तरह सेनेटर किरमानी जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पूरे निज़ाम को बरना कर दिया, मोहम्मद जुबैर, यहाँ तक के दानियाल अजीज़, और जितने भी इनके मुखालिफ इमरान खान साहब के थे, वो सब अब इमरान खान साहब के पैरों में गिरे हुए हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इनको जो 87% अवाम है, ये होती है अवाम की ताकत, कि जो 87% अवाम इमरान खान साहब के पीछे डट कर खड़े हो गए हैं, उस अवामी हमायत से ये डर गए हैं। ये इस अवामी ताकत से डरने के बाद अब इमरान खान साहब की खुशामदे भी कर रहे हैं, उनके पैरों में भी गिरे हुए हैं। लेकिन बहरहाल जब आपके कुछ मुश्तरका मकासद हों, और वो मुश्तरका मकासद एक फेयर कॉज के लिए हों, जैसे कि फजलुर रहमान, इसी तरह महमूद खान अचकजई साहब, इमरान खान साहब, तो इनके जो मुश्तरका मकासद हैं कि धांधली ज़दा इलेक्शन का जो मैंडेट है, जिसका मैंडेट है उसको वापस करवाया जाए, तो हमेशा ये सियासत का एक असूल होता है कि मुश्तरका फेयर कॉज के लिए आप कुछ पॉइंट्स पर इकट्ठे हो सकते हैं, एक अलाइंस बना सकते हैं, और यही अलाइंस जो है ये इस वक्त बना भी है, जिसको हम ये कह रहे हैं कि तहरीके निफाजे आइन जो है, ये एक ऑपोजिशन का, यानी इमरान खान साहब की पार्टी का, महमूद खान अचकजई साहब का, इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वगैरह का ये इत्तेहाद बना है। लेकिन बहरहाल मज़ा बड़ा आया फजलुर रहमान के मुंह से भी तहरीक इंसाफ की तारीफें सुनते हुए। राज साहब, आपने ये जो कहा ना कि एक जज जो है वो डट गया, अच्छा, इस जज ने ना सिर्फ अपने लिए, ये सिर्फ नहीं, ये उसकी अपनी ज़ात तक ये इकदाम महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की पूरी अदलिया को ये पैगाम गया कि अगर आप इकट्ठे हो जाएं और यहाँ से जो बुराई है उसे किस तरह रोका जा सकता है, फस्तायत को किस तरह रोका जा सकता है, अदल और इंसाफ की बात किस तरह की जा सकती है, ये आज हमें बाबर सत्तार साहब ने पूरी कौम को बताया और उन लोगों को सिखाया है। राय साहब, 3 इदारों पर जुर्माने की बात है, और मैं कुछ चीजें ना सीधा सीधा इसकी रख देता हूं, जिससे जहां जहां भी बारीक वारदात डाली गई है, बाबर साहब ना, उन्होंने इन तमाम किरदारों को अब बेनकाब करने का बाकायदा तौर पर बेड़ा जो है वो उठा लिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरखास्तों पर समाअत की, और 2 दिन पहले राय साहब होता ये है कि 4 इदारे, FIA, IB, PTA और इसके साथ साथ पैमरा जो है वो चली गई, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि बाबर साहब आप इस दरखास्त से अलग हो जाएं, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है इससे पहले वो इस तरह की दरखास्तें सुन चुके हैं, तो ये इतराज़ जो है उनके ऊपर लगाया गया। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अटॉर्नी जनरल मंसूर अहवान साहब और अदालती मावन जो एतजाज़ एहसन साहब है वो भी अदालत में पेश हुए। और मैं आपको ना राय साहब, ये जो मंसूर अहवान साहब है ना, इन्होंने जो वारदात डाली है, ये भी हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे कि इन्होंने जजेस के खिलाफ क्या वारदात डाली है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया कि FIA, पैमरा, PTA और IB दरखास्तें फाइल कर चुकी है, जिस पर बाबर सत्तार साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि ये इंतहाई संजीदा मामला है, यानी हम इसको अनअटेंडेड नहीं जाने देंगे, क्योंकि 4 इदारे एक दरखास्त लेकर आए, सिविल मिसलिनियस मुतफरिक दरखास्त जो है वो दायर की गई, पहले इस दरखास्त पर फैसला होगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। राज साहब, जो अहम रिमार्क्स दिए बाबर सत्तार साहब ने, वो ये कहते हैं कि ISI के मामले से FIA का ताल्लुक है, ये तो हमें जरा बताएं। खत ISI से मुतल्लिक है और FIA से मुतल्लिक नहीं है। क्या FIA इंटेलिजेंस एजेंसी है? क्या FIA ISI की प्रॉक्सी है?
और फिर राय साहब ये भी बात जो है इंपॉर्टेंट थी कि अदालत देखेगी कि डीजी एफआईए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए या ना की जाए। क्या एफआईए का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? क्या खत में किसी एग्जीक्यूटिव का नाम का जिक्र है? मफाद के टकराव के हवाले से बताएं। खत में जाती मफाद का अदालत के सामने कोई शवाहिद रखे। मेरा क्या जाती मफाद है, ये सवाल जो है अदालत ने अपने रिमार्क्स के जरिए पूछा। अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को ब्लैकमेल करे तो क्या जजेस का मफादात का टकराव हो जाएगा? आपकी मंतक मान ली जाए तो गवर्नमेंट के तमाम केसेस क्या ये अदालत सुनना बंद कर देगी? इस पर मुनव्वर इकबाल साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि एफआईए इंटेलिजेंस नहीं है, इदारा नहीं है, एफआईए का कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस के जेर इल्तवा है, लिहाजा तब तक इसको ना सुना जाए। बाबर सत्तार साहब ने, राय साहब, ही इज नॉट कमिंग स्लो। और फिर उन्होंने क्या कहा, बाबर सत्तार साहब ने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की मुतफरिक दरखास्त दायर करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। हम और आप एक ही दुनिया के रहने वाले हैं और हमें पता है कि इस वक्त दुनिया में हो क्या रहा है। अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को धमकाए और जजेस तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें तो वो मफाद का टकराव कैसे है? क्या जज जाती मफाद के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगा? क्या अदालत आईबी और एफआईए के सारे केसेस सुनना छोड़ दे? आपकी दलील मान ली जाए तो फिर हुकूमत के खिलाफ कोई केस नहीं सुना जाएगा। फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने एफआईए, पैमरा, पीटीए की दरखास्तें खारिज करते हुए राय साहब 5-5 लाख जुर्माना भी किया और फिर यह भी कहा, चूंकि उस वक्त वहां पर कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये तौहीन होगी हुकूमत की और पाकिस्तान की आवाम की कि अगर ये पैसा कौमी खजाने से जाए, क्योंकि आवाम की तौहीन, आवाम के टैक्स पेयर का पैसा, ये इन लोगों की जेबों से जाना चाहिए। राय साहब एक और इन्होंने काम किया है, बाबर सत्तार साहब ने अदारों के सरबराहान साहब के हवाले से ये कहा है कि एक तो उन्होंने हिंट दे दिया कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और फिर ये भी उन्होंने कहा कि हम पूछेंगे कि किसके कहने पर इतराज की दरखास्तें जो है दायर की गई और जस्टिस बाबर सत्तार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुतफरिक दरखास्त की मंजूरी देने वाले अफसर को जाती हैसियत में राय साहब तलब कर लिया है। राय साहब ये बातें अब इतनी सादा नहीं है। पाकिस्तान की अदालत के 6 जज इकट्ठे हो गए हैं और आमिर फारूक साहब भी, जब खान साहब की जो जमानत की दरखास्त लगी हुई थी तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ना आता तो तासुर ये मिलना था कि शायद मैं जानबूझकर नहीं आया, तबीयत खराब है। लेकिन दूसरी तरफ से जो खान साहब का केस है उसमें प्रोसिक्यूशन हमें भागती हुई नजर आई। तो ये एक प्रेशर बिल्टअप हुआ है, दबाव आया है इस अदालत के खड़े होने से। चूंकि एतजाज अहसन ने क्या खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि आज मेरा 20 फुट कद जो है वो बुलंद हो गया, ऊंचा हो गया, आपने जिस तरह इस केस को जो है वो लीड किया। राय साहब जज ऐसे ही बोलते हैं। मेरा ख्याल है कि कोई ट्यूशन पढ़ानी चाहिए बाबर सत्तार साहब को पाकिस्तान में, आला अदलिया के जजेस को भी, कि अपने हक के लिए खड़े हो जाएं और अगर अपने हक के लिए खड़े नहीं हो सकते कम से कम आवाम को तो उसका हक दिया जाए। देखें हाशमी साहब, चूंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, इस्लामाबाद में सहाफत की सारी ज़िंदगी, तो सुप्रीम कोर्ट के अतराफ करीब करीब कोई पानी का ज़ख़ीरा जो है वो मुझे लगता है कि सबसे करीब रावल डैम ही है। उसके अलावा आपने किसी को डुबाना है इसमें? पानी के कोई छोटे मोटे होज तो होंगे। ये एक मुहावरतन मैं कह रहा हूं जो कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना। तो जो कुछ जस्टिस बाबर सत्तार ने किया है उसके बाद जस्टिस फायज ईसा साहब ने जो उर्दू की लुगत है उसके अंदर शायद इस मुहावरे के मानी तलाश करने शुरू कर दिए होंगे कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अगर नहीं किए तो जस्टिस फायज ईसा साहब को कोई रिकमेंड करे कि वो इस लुगत में इस मुहावरे के जो मानी है ये तलाश करें और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट करके बताएं शाइस्तगी के साथ कि इसका क्या मतलब होता है। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई करोड़ों मील दूर नहीं है, इसी मुल्क की अदालत है। जस्टिस बाबर सत्तार इसी मुल्क के जज हैं। जो काम जस्टिस फायज ईसा को बतौर चीफ जस्टिस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अदालती निज़ाम का निगहबान या वालिद कहा जाता है, जो काम उनको करना चाहिए था वो जस्टिस बाबर सत्तार कह रहे हैं। और जस्टिस फायज ईसा जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी आंखें, कान, जुबान बंद किए हुए, 175 के करीब उनके दिन रह गए हैं। या तो वो ये दिन गिन रहे होंगे या फिर वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब एक्सटेंशन मिले 3 साल की। लेकिन बहरहाल तारीख में एक तरफ जस्टिस बाबर सत्तार को जज किया जाएगा
और दूसरी जानिब जस्टिस फायज ईसा को जज किया जाएगा, बल्कि उनको अभी से जज करना शुरू कर दिया तारीख ने भी, सहाफ़ियों ने, दानिश्वरों ने। और जस्टिस फायज ईसा साहब पाकिस्तान की तारीख के अगर 3 जज ऐसे निकालें जिन्होंने जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया 3 पूरी तारीख के, तो उन 3 में जस्टिस फायज ईसा साहब का नाम शामिल है। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राज साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।